अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन। नाजरीन, आप किसी वजह से लेट फाइलर हैं, यानी कि आपने टैक्स रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की, या अभी न्यू फाइलर हुए हैं क्योंकि आपने प्रॉपर्टी बाई करनी थी या सेल आउट करनी थी, और उसको जैसे कि आप देखते हैं कि नॉन फाइलर के लिए टैक्स बहुत ज़्यादा है, और आप फाइलर हो जाएंगे तो कम हो गया। लेकिन जो रेगुलर फाइलर है उनके लिए आपने देखा कि 3% टैक्स है, और आप थे लेट फाइलर, और लेट फाइलर पे 6% टैक्स है। अब 6% टैक्स पे या तो आपकी खुद ख्वाहिश थी कि ये मज़ीद टैक्स कम हो जाए, या फिर आपको मार्केट में ये आवाज़ें आने लगी, बल्कि मैसेज आने लगे, या वहाँ पे जब गए हुए थे उन्होंने कहा कि जनाब आप थोड़ा सा और ख़र्चा करें, 10-15 हज़ार लगाएं, हम आपको जो है रेगुलर फाइलर कर देंगे और आपका 3% ही टैक्स होगा। आप कहोगे कि वो मसला तो नहीं होगा, वो कहेंगे जनाब नहीं जी बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा, बड़ा वेरीफाइड काम होगा, आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। तो ये मैं सारी स्टोरी बताऊंगा कि ये कहानी क्या है, और इसमें दो नंबरी क्या है, और ये अगर आप ऑफ़र ले लेते हैं, आप काम कर लेते हो, तो आपको नुकसान क्या होगा। जनाब मैं हूं मियां तौफीक अहमद, वर्चुअल कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, ये मुझे इस वजह से भी व्लॉग बनाना पड़ा कि हमारे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत सारे हमारे अपने रेगुलर क्लाइंट्स हैं, और जो जिनका हम काम करते थे अब वो भी कह रहे हैं कि नहीं जनाब आप तो ये काम करते नहीं, बाकी सारे कर रहे हैं, और ये रेगुलर है, इसमें कोई मसला भी नहीं है, तो आप क्यों नहीं करते। तो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं बाद में कि जिन लोगों ने वक्ती तौर पे ये फ़ायदा उठाया होता है गलत काम करके, और उसमें बाद में ठीक ठाक भुगतना पड़ता है। तो हम तो इस चक्कर में पड़ते नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये जो चीज़ें हैं ये एक्सपोज करूँ, और फिर आप खुद फैसला कीजिए कि क्या आया आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि लेट फाइलर का पता कैसे चलता है। लेट फाइलर का, आप जैसे ही फाइलर होते हैं आपकी वेरिफिकेशन इंक्वायरी आती है, तो उसके ऊपर ये एक्टिव के साथ लेट फाइलर लिखा होता है। अब ये लेट फाइलर मैंने जैसे पहले भी बताया था, अभी भी मैं ये स्लाइड शो करता हूँ कि ये सारे टैक्स हैं, इसमें से सिर्फ जो प्रॉपर्टी खरीदने और फरोख्त करने के ऊपर फाइलर से की निस्बत वो डबल टैक्स पे करता है। बाकी लेट फाइलर कहीं भी कंसिडर नहीं होता, फ्यूचर में वे भी एफ कर दे, फिलहाल यही है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि वो कहते हैं जी जनाब चलान बनता है, तो मैं चलान भी दिखाता हूँ। इस तरह का ही चलान होता है, इस तरह का वो चलान होगा, जो लैंड रजिस्ट्रार है उसका एड्रेस लिखा होता है। अब इस चलान के ऊपर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ये लेट फाइलर का बना है, या ये बना है इस न्यू फाइलर का बना है। इसके ऊपर सिर्फ अमाउंट ही लिखी होती है कि इतनी अमाउंट का बना हुआ है, और ये कोई एक्सपर्ट ही दे सकता है कि उसको वो फार्मूला लगाएगा कि ये इतनी वैल्यू थी और इसके ऊपर कितना टैक्स बनता था, कितना पे हुआ है। अब इसको कहते हैं जी आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के जो मेन चीज़ है ना, जो वेरीफाई करने का वो कहते हैं कि वेरीफाई भी होगा, तो बिल्कुल जनाब ये जैसे भी बना है ये टेम्पर करके बना है, जो कि मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि मैं चलान है इसको कॉपी करता हूँ और FBR पे ले जाता हूँ। ठीक है, FBR पे आप सॉरी ये पहले मैंने ओपन किया हुआ है, इस तरह का FBR पे आप खुद भी चेक कर सकते हैं, बल्कि हो सकता है आपको वो स्क्रीनशॉट भी भेज दें, देखिए जनाब मैंने चलान बनाया और ये वेरीफाइड है। तो ये हम जाते हैं वेरिफिकेशन पे, और वेरिफिकेशन के ऊपर हमारे पास है PSID, और PSID नंबर हम यहाँ पे वो मैंने कॉपी किया हुआ है, कॉपी कर ले, पेस्ट कर ले यहाँ पे, या आप जो है लिख लें। अच्छा ये आ गया वन कपाचा, कपाचा के बाद जनाब ये आ गया। अच्छा ये आप देखें कि वही PSID है, चलान है, जैसे कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू शकरगढ़ का बना हुआ है, और ये नंबर लिखा हुआ है, ये क्योंकि इसका ये जमा हो चुका है तो इसका CPR भी शो हो गया, और ये पेमेंट डेट जब ये पेमेंट हुई है वो डेट आई हुई है। अब होना तो ये चाहिए कि FBR इसके ऊपर पूरी वो इन्फॉर्मेशन भी दे दे, और मुझे उम्मीद है कि ये फ्यूचर में आएगी, वो भी मैं बताता हूँ कि क्यों आएगी, ताकि ये जो 2 नंबरी है वो रुक सके। तो जो वहाँ पे TM होता है या तहसीलदार होते हैं या रजिस्ट्रार, वो तो यहीं से वेरीफाई करेंगे अगर उनको टाइम है उनके पास इतना, नहीं तो वो अपने स्टाफ पे रिलाई करते हैं कि स्टाफ ने ठीक ही काम करके लाया होगा। और उसके ऊपर ना तो ये अमाउंट लिखी हुई है, ना ये लिखा हुआ है कि ये नॉन फाइलर का बना हुआ है, या नॉन फाइलर का बना है, या फाइलर का बना है, या लेट फाइलर का बना है, इसमें कोई चीज़ नहीं लिखी हुई, और इंशाल्लाह देखिएगा फ्यूचर में ये होगा। तो अगर ये हो जाए ना तो इस पर सारी चीज़ें आ जाएंगी कि ये कहाँ पे टेम्परिंग कहाँ पे होती है। अब टेम्परिंग का क्या वो करते हैं, वो जनाब करते ये हैं कि ये चलान जैसे मैं आपको ये दिखा रहा था, ये जो चलान है, ये इस चलान को मुख्तलिफ वो जो उनके पास फार्मूले हैं, ज़ाहिर ये FBR एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे इनकी कमज़ोरियां ज़रूर हैं
कि वो जहाँ तक हमारा नॉलेज एक्सपर्ट का इसको ओवरसीज़ के ऊपर ये बना देते हैं। अब एक बंदा जो कि ओवरसीज़ है ही नहीं है और ओवरसीज़ का वो डेटा टेम्पर करके उन्होंने वक्ती तौर पे वो बना दिया, तो उसका कल जब ये आईआरएस सिस्टम है या बाद में भी सारे ये मामलात आएंगे कि ये कैसे हो गया कि ये बंदा कल फाइलर हुआ था और साथ ही रेगुलर कैसे हो गया, और रेगुलर होने के जनाब 3% टैक्स भी हो गया। और जब टैक्स किसी भी डिपार्टमेंट से कम आएगा, आपने माजी में भी देखा और हम तो देख रहे हैं कि वो फिर ऑडिट खुलता, फाइलें खुलती हैं। फाइलें जब खुलेंगी तो मुतलका लोगों को जनाब जाएगा नोटिस। और अब मैं ये बताता हूँ कि ये क्या होगा कैसे। तो आज आप ऐसा करें कि कोई भी अखबार ले लें, अखबार के मेन पेज के ऊपर जो कि आईएमएफ से गवर्नमेंट ने नेक्स्ट जो इमदाद कह लें या कर्ज कह लें लोन लेना है, उस पे आईएमएफ ने कहा कि जनाब आपकी जो रियल स्टेट सेक्टर है इसमें बहुत ज़्यादा चोरी है, तो उन्होंने कहा ये चोरी ख़त्म करें। तो पाकिस्तान ये पूरी टीम बैठी है और इसमें डेफिनेटली एफबीआर के भी होंगे। और आईएमएफ की तेज़ी का इतना बता दूं, अंदाज़ा लगा लूं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या आपने इंश्योरेंस कराई हुई है तो आपको इवन आपको भी नहीं पता होता कि आपकी बर्थडे कब है, लेकिन इंश्योरेंस वालों को और जो क्रेडिट कार्ड जिस इशूअर बैंक को पता होता है कि जनाब आपकी बर्थडे, और बड़े ही प्यारे अल्फाज से आपको सुबह सुबह जनाब हैप्पी बर्थडे कहेंगे और आपकी सेहत के लिए वो दुआएं कहेंगे। वो क्यों करेंगे कि उन्हें पता है कि भाई ये ज़िंदा है तो ये प्रीमियम भरता रहेगा, ये ज़िंदा है तो हमारे जो क्रेडिट है वो हमें पैसे लुटाता रहेगा और हमारा बिजनेस चलता रहेगा। सेम लाइक आईएमएफ है, आईएमएफ कभी भी नहीं चाहेगा उसने, क्योंकि वो लेना इंटरेस्ट लेना है और इंटरेस्ट की बेस पे वो ये सारी चीज़ें हो सकता है एफबीआर से भी ज़्यादा वो देख रहा होगा ये जनाब इनका टैक्स कैसे कैसे लोग चोरी कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पे चैट जीपीटी तो सारा डेटा उनको दे रहा है और आप लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये लाजमी बात है कि जब पता चलेगा कि ये टैक्स इस मद में लोगों ने चोरी की है, कम जमा कराया, तो जनाब फिर क्या होगा। फिर आज इस तरह ये एफबीआर का बड़ा क्लियर कट लॉ है अंडर सेक्शन 122, ठीक है। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी भी जा सकते हैं या टैक्स ऑर्डिनेंस सिंपल खोलें और उसमें देखेंगे इसके ऊपर क्या क्या पेनल्टीज़ है। और ये पेनल्टीज़ हमने लोगों को देखा वो फेस कर रहे हैं। ये जो अभी आप बचाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि कैलकुलेशन करके भी आपको बता दूँ कि आप 3 से 6% पे कितना टैक्स बचा लेते हैं और इसकी कितनी पेनल्टी है। 25% तो पेनल्टी है जितना आपने सॉरी जितना आपने कम टैक्स पे किया है। और अगर आप टाइमली कंप्लायंस नहीं दे पाते तो आपको ऑर्डर जारी हो जाते हैं। तो इस चीज़ को अपनी जान छुड़ाने के लिए आपको वकील हायर करना पड़ेगा और उस पर कितना खर्चा आएगा आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें। तो ये चीज़ छुपने वाली नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ ये 5 से 6 साल में, आज आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, इस वक्त हो सकता है आपको टैक्स ज़्यादा लगे और आप भूल ही जाएं, 3-4 साल बाद ये दोबारा से कट्टा खुले तो फिर जिसने ये आपको 3% का चलान बना के दिया था ना तो वो मिलेगा आपको और ना ही कोई और पकड़ाई देगा। और एट दी एंड जो नुकसान है, जिसने प्रॉपर्टी ख़रीदी है हो सकता है उसने पूरे पैसे भी दिए हों तो उसके ऊपर ही जाएगा। तो ये फिर मेरी उनसे भी गुजारिश है कि जो लोग मतलब ये आप चाहे वहाँ पे सर्विसेज कर रहे हैं या स्टाफ है या प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप ख्याल किया करें, आप अपनी फ़ीस लें जितनी आपकी फ़ीस बनती है। इस तरह की जो 2 नंबरी करके मेरे ख्याल में पैसा कमाना बेहतर नहीं है। अब आप बताते हैं कि आप लॉस कितना करेंगे। आप हम यहाँ से अज्यूम करते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ रुपए की खरीदी है, ठीक है जनाब। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे अगर जो लेट फाइलर थे वो टैक्स बना है 0.6 लगा लेते हैं जनाब, ठीक है। ये टैक्स बन गया 60,000, ये तो 3 और 2 हाँ जी ये 10 लाख है। चलो जी 10 लाख पे कर लेते हैं, ठीक है। 10 लाख 60,000 टैक्स बना है और आप इसमें जो बचा लेंगे वो कितना बचा लेंगे 0.2, आप 30,000 रुपये बचा लेंगे। अब 30,000 बचाने के लिए, टेम्पर करने के लिए आप कम से कम 10 से 15,000 रुपया आप देंगे उसको। ये आपका 3% का चलान बनाएगा। तो पीछे कितने बचे आपने 15,000 बचाए। अब 15,000 बचाने पे अगर ये आपका ये नोटिस आ जाता है, ऑडिट आ जाता है, तो आप पेनल्टी कितनी भरेंगे। जो सीधी सीधी ये भी पेनल्टी वो है कि अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस आईआरएस पे लगाया हुआ है या आप किसी रजिस्टर्ड फर्म या रजिस्टर्ड कंपनी जैसे हमसे रजिस्टर्ड हुए हैं तो क्लाइंट को नहीं भी पता होता है तो ऑडिट आता है, जो को ऑब्जेक्शन आता है तो हम देख लेते हैं और उसका फ़ौरन सद्देबाब करते हैं।
तो ये करने पे तो है 25%, ठीक है, वो सॉरी कर लेंगे जनाब हमसे गलती हुई है, और जो बाकी मादा आप FBR को चलान बना के जमा करवा देंगे। तो अगर आपको पता ही नहीं है, ना आपका ईमेल लगा हुआ है, ना आपको पता आपको फाइलर किसने किया, तो जनाब आपके ऊपर ऑर्डर पास हो जाएगा। फिर ये पता नहीं कितने कानून है वो, फिर मल्टीप्लाई 20.25 नहीं होगा, जो कि मैं अभी कर भी देता हूँ, ठीक है ना, 0.25 की ये पेनल्टी है, ठीक है। तो ये बन गया 7,500, 7,500, और जितना आपने बचाया था वो भी आप अगर, नहीं ये गलत मैंने किया, ये गलत किया, मैं दोबारा से करता हूँ। 30,000 टैक्स था आपने बचाया, 30,000 पे मल्टीप्लाई 25, ठीक है। तो ये फिर 7,500 ही बना है, ठीक है। चलें 7,500 ही है, मे भी तो इस वक्त मैं सही कैलकुलेशन ही कर पा रहा हूँ। तो 7,500 और 10-15 हज़ार उधर लगाए तो बात आपकी उधर के उधर ही रह जाएगी, और बाद में परेशानी खुद भी होगी। तो इसलिए मेरा बड़ा हमदर्दाना मशवरा है कि खुदारा ऐसी जो टेम्परिंग है इससे आप बचें, और जो जितना टैक्स बनता है, जहाँ पे आप 10 लाख 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं, तो उसमें अगर 1.5-2 लाख मेरे ख्याल में टैक्स पे भी कर देंगे तो इतना बड़ा आपका नुकसान नहीं हो जाएगा। और अगर आप बचा भी लेते हैं तो इतनी बड़ी बचत भी नहीं कर लेंगे, जिसका जो कि फ्यूचर में आपको आएगा, जो कि आपको इशू आएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि जो भी आप टैक्स पे करते हैं, तो आप जो PSID है उसके ऊपर बैंक की में भी स्टैंप भी लगी हो, तो इसके ऊपर इन्हिसार ना किया करें, आप उनसे मांगा करें CPR। और CPR में जैसे ये मैं बता रहा हूँ उसी PSID का है, उसमें बड़ा क्लियर लिखा होगा कि आपकी ये प्रॉपर्टी का जो खरीदी है आपका, उसका एड्रेस लिखा होगा, जैसे ये वाला एड्रेस है, इसके बाद आपका CNIC नंबर लिखा होगा, इसके बाद जितनी भी अमाउंट थी, जितने की आपने वो प्रॉपर्टी बाय किया, उसकी जो सरकारी रेट है, DC रेट है, वो लिखा होगा, और जितना उसके ऊपर टैक्स पे किया गया वो लिखा होगा। और इसको आप फिर चेक कर लीजिएगा कि कितने % पे ये टैक्स पे किया गया। अगर आपने दिया है 6% और वहाँ पे यहाँ पे ये जो अमाउंट आ रही है 3% के लिहाज से, तो आप ज़रूर पूछिएगा भाई साहब मुझसे तो आपने 6% के लिहाज से टैक्स लिया है, और यहाँ पे 3% है, तो ये कैसे हो गया, ठीक है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे जो है 3% जमा कराया और यहाँ और इधर 6% शो हो रहा, वो जितना आपने जमा कराया उतना ही शो होगा। और इसके बाद ये सारी डिटेल कब जमा हुआ, कैसे जमा हुआ, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये आपने क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, ताकि आपने पूरा टैक्स दिया है, और जो स्टाफ है उसने या जो भी मतलब का लोग है, एजेंट है, उन्होंने ये किया है तो कम जमा कराया, तो उन्होंने क्यों कम जमा कराया, ये आपने ज़रूर देखना है। और इस CPR की ये भी अहमियत है, आपने इस टैक्स को एडजस्टमेंट में लेके जाना है, या आपने रिफंड के प्रोसेस में लगाना, तो फिर भी ये CPR ज़रूरी होती है। नॉर्मली देखा गया है कि कचहरीज़ में ये कस्टमर को नहीं दिया जाता, कि जो कि कस्टमर के साथ ज़्यादती है, ये उनको भी चाहिए कि CPR दे दें। ज़ाहिर है वो फ़ीस ले रहे हैं, पूरा टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये भी उनको देना चाहिए। और अगर वो नहीं देते तो आप उनसे डिमांड कर लें। और ये भी बता दूं कि ये CPR जो ये चलान बना रहा होता है उसकी ईमेल पे आता है, तो वो अगर नहीं भी कहें जो नहीं आए, ये स्टैंप लगा देने के भाई आपके ईमेल पे आया हुआ है, मुझे इसका प्रिंट आउट दे दें। तो उम्मीद है ये इस वीडियो से ये जो चीज़ें बन रही थी आप भी समझ गए होंगे कि ये गलत है, फ्यूचर में आपको इसका नुकसान हो सकता है। और ना सिर्फ बचेंगे बल्कि अपने दोस्तों को भी मशवरा देंगे, और ये भी हो सकता है कि ये जो वक्ती तौर पे ये जो रास्ता है, ये बैकडेट फाइलर तो खैर ख़त्म हो गया, अब आ गए चलान के ऊपर, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।